ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 11th को टाइम पास समझ रहे हैं। ये 11th का एग्जाम नहीं है, ये है 12th की तैयारी। एक बार यहां से जिसने राइटिंग स्किल पढ़ लिया भाई साहब, उसको कहीं जाने की फिर जरूरत नहीं। समरी और सेंट्रल आइडिया, इससे बड़ा कोई रामबाण नहीं है पोएट्री का। हेलो मेरे प्यारे प्यारे एमपी बोर्ड के बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है अरिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपके आने वाले 11th क्लास के इंग्लिश एग्जाम के लिए 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। पर सबसे पहला सवाल सभी के मन में यह आना चाहिए कि 11th इतनी जरूरी क्यों है, क्योंकि बोर्ड तो 12th में जाके वो नहीं है, तो 11th में इतना भाई साहब इतना टेंशन क्यों लेने का। वो इसलिए क्योंकि यहां जिसने तैयारी अपनी बेहतरीन कर ली और अच्छे से अच्छी कर ली, मैं इस बात का आपको यकीन दिला सकता हूं कि 12वीं में उसे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। अक्सर 12वीं में ज्यादातर वही बच्चे परेशान होते हैं जो 11th में क्या है अपने पढ़ने लिखने की आदत को पीछे छोड़ाए होते हैं, या फिर जो सीरियसनेस को बिल्कुल किनारे रख के बस बोर्ड एग्जाम्स के किसी तारीख का वेट करते रहते हैं। वो बच्चे हमेशा मात खाते हैं। तो 11th एक्चुअल में असल प्री बोर्ड अगर आप किसी को बोलोगे तो वो 11th है, क्योंकि यहां स्टेक्स असली है। यहां जो आपका स्ट्रक्चर, जो आप यहां पे बेस तैयार करोगे, वो 100% आपके 12th में काम करेगा। क्योंकि जब आज मैं आपको ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे शेयर करूंगा, तब आपको एहसास होगा कि यार ये काफी कुछ मिलता जुलता है। अगर किसी ने 12th का भी आपने क्वेश्चन पेपर या सिलेबस देखा हुआ है तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि अगर आपने 11th में भाई साहब फोड़ दिया ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 12th बोर्ड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आइए सबसे पहले चलते हैं, हम समझ लेते हैं क्या टॉपिक्स हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, किस तरीके से आपका पेपर बटा रहता है। यही रहता है ना, सेक्शन ए रीडिंग रहता है, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी अपना लिटरेचर। ऊपर के 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। अगर इनको भाई साहब आपने ढंग से समझ लिया और आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे मैं ऐसी कई सारी वन शॉट वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए ये सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इन वन शॉट वीडियोस के लिए भी आपको उतना ही तैयार होना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो आपका 2 मार्च को होने वाला एग्जाम है, उसको हम पूरे तरीके से भाई साहब बहुत कमाल का डील करने वाले हैं यहां पर। तो अब चलते हैं भाई साहब, पहले समझ लेते हैं अनसीन पैसेज का खेल। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से मैं अनसीन पैसेजेस सॉल्व करवाता हूं, अगर आप उस तरीके से सॉल्व करोगे तो एग्जाम में ये चीज आपके ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट ही लेगी। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं हम। तो मैं सिंपल आपको अप्रोच बता रहा हूं, वैसे तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 100 आईएमपी क्वेश्चंस बताने आपको, पर ज्यादातर हिस्सा आपका वो लिटरेचर में निकल जाता है। बट मैं इस मौके को इस तरीके से यूज करना चाहता हूं कि आप अगर यहाँ पे अपना समय देने के लिए आए हो तो आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसा सीख के जाओ जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, सिंपली मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा मेरे बच्चों को कि सिंपल एक ही आइडिया है, स्कैन, कैन एंड आंसर। अब ये 3 स्टेप सॉल्यूशन क्यों है? 3 स्टेप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप जा रहे हो सबसे पहले पैसेज में, तो आपको पैसेज दिख रही है, कोई बात नहीं, आप सिंपली जाओ पैसेज पे, शुरुआती फर्स्ट लाइन पढ़ लो। फर्स्ट 2 लाइन आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक किस बारे में, ये बढ़िया, बस इतना ही करना है। टैगोर वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन एंड अ प्रोग्रेसिव थिंकिंग, स्पिरिचुअलिज्म एंड रैशनलिज्म वर रिकंसाइल्ड इन टैगोर। ठीक है, टैगोर की बात हो रही है, टैगोर की बात हो रही है, समझ में आ गया। पैराग्राफ टैगोर के बारे में। अब कुछ नहीं पढ़ना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे आना है। टैगोर हैड अ विजनरी पावर टू सी द फ्यूचर इन। ठीक है, सेकंड चीज यहां पे है, स्कैन से मेरा मतलब होता है क्वेश्चन स्कैन किया और यहां से हमने क्या चुन लिया, यहां से हमें चुनना है एक यूनिक वर्ड्स का गुच्छा। क्या भाई साहब, गुच्छा क्यों बोलते हैं इसको, मैं बताता हूं अभी। क्योंकि एक वर्ड से काम नहीं चलेगा, 2 वर्ड से काम नहीं चलेगा, लगभग 2-3 वैसे वर्ड जो बहुत अलग लग रहे हो, जैसे मुझे यहां पे लग रहा है विजनरी पावर, मुझे अलग लग रहा है। ठीक है, तो यूनिक वर्ड्स है, इन्हें मैं आईएमपी भी कहता हूं।
और इनको आप बहुत सारी जो चाहे डेफिनेशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजनरी पावर, ठीक है, सिंपल ही जाते हैं। शुरुआती एमसीक्यू है तो जनरली पहले ही मिलता है। आप ये चीज भी अपना सकते हैं, ये भी एक टेक्निक है कि जो कोई बीच की चीज है तो जनरली बीच में मिलती है, ठीक है। शुरुआत तो टैगोर वाज अ, अब देखते हैं विजनरी, कहीं पे लिखा हुआ है ही हैड अ विजनरी पावर। चलिए मिल गया मुझे, विजनरी पावर मिल गया, ऑफ सीइंग द फ्यूचर इन द सीड्स ऑफ द प्रेजेंट इवेंट्स। देखते हैं ऐसा कुछ वहां पे लिखा हुआ था क्या? जी बिल्कुल लिखा हुआ था, आंसर मिल गया। ये सब चीजें आपको यहाँ अपनानी है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जनरली मैं यही बात बोलता हूं बच्चों को कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें से कम आपको मिलेंगे ऐसे 8 एमसीक्यूज जो आप केवल इस टेक्निक के दम पे सॉल्व कर सकते हो। क्या है इसमें? इसको स्कैन क्वेश्चन, स्कैन पैसेज, और फिर आपका सीधे आंसर आता है, ठीक है। ये सिंपली ये टेक्निक अपनानी है। इससे आप 8 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा 2 एमसीक्यू जरूर ऐसे होते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मींस वायलेंट एंथुसियाज्म इन द रिलीजन। इसका अर्थ वैसे तो ये होता है, पर उसके अलावा मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि आपको ये बात समझना जरूरी है कि अक्सर आप वर्ड मीनिंग में कई लोग मात खा जाते हैं, वन वर्ड में भी मात खा जाते हैं, सिनोनिम्स। लेकिन ये बात कोई गलत नहीं है, आसान सी बात है। आपको हर वर्ड पता हो ये जरूरी नहीं, लेकिन 8 एमसीक्यूज आप हर तरीके से हर सिचुएशन में सही कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। बाकी के 2 किस्मत के भरोसे नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन में बाद में भी आके उन्हें सॉल्व कर सकते हो। 2 लाइन ही तो छोड़नी है, कर सकते हो। और बाद में अगर आप पे बन रहा है शुरुआत में ही तो बिल्कुल तुरंत लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आपका आंसर हमेशा आपके पैसेज में 99% ऑफ टाइम आपको मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझ लिया कि एमसीक्यू जो हमारे अनसीन पैसेज वाले हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो सर ने हमें एक सिंपल टेक्निक यहाँ पे बता दी है। अगले हिस्से पे आ जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, गिव अ सूटेबल टाइटल। भाई साहब कभी भी 1 मार्क्स मत घटा देना, क्योंकि सिंपली एक तो आपको टाइटल का मिलता है। टाइटल जनरली आपको आपकी फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। क्या? आपकी फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा टाइटल, ठीक है, आपकी फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। आपको कैसे बता रहा हूं? भोजपुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन भोजपुर नियर भोपाल मध्य प्रदेश। इट इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल। भोजपुर टेम्पल इज बिलीव्ड, कम से कम इस बात से ही समझ जाओ, कोई चीज अगर 2-3 बार यूज हो गई है ना आपके पैराग्राफ में, तो वहीं से आप समझ जाओ कि किस बारे में बात हो रही है। तो हमें क्या समझ में आ रही है? हर बार भोजपुर टेम्पल की ही बात हो रही है, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो टाइटल में? भोजपुर टेम्पल लिख सकते हो। या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहता है आपका टाइटल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है आपको बना 1 मार्क्स तो ये हो गया, बस 3 मार्क्स की बात होती है। तो उसके लिए सिंपल रूल जो मैं फॉलो करता हूं, अगर आपको 3 मार्क्स और चाहिए है तो आप क्या करोगे? 3 मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए सिंपली कितने, 1 पैराग्राफ है और 2 पैराग्राफ है। कितने सरल पैराग्राफ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, 3 पैराग्राफ होते हैं तो भी आसान हो जाता है। मैं जनरली आपको ये सलाह दूंगा, 4 हेडिंग रखो। 4 मतलब टॉपिक लो, ठीक है, और मतलब बेसिकली 4 टॉपिक्स, और फिर उनको एक एक करके लिखो, और उनके नीचे अपन ऐसे 2-2 पॉइंटर जोड़ते जाओ। 2-2 3-3 पॉइंटर जो भी है, 1 2 3, ये अपने कितने हो गए? तो सिंपली अपने 4, आप 4 या कम से कम 3, 1 2 3 4, अगर आपने इतना लिख दिया, मैं आपको बता रहा हूं आपके कोई मार्क्स नहीं काट पाएगा। सिंपली पॉइंटर्स कैसे लेने, इसमें भी सेम चीज होती है। उसमें सिलेक्शन होता है नहीं, उसमें अपन चुनते हैं मेन आंसर, इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्शन, वहां पे स्कैनिंग होती है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कैसे होता है चलिए थोड़ा सा करके देखते हैं ट्राई। भोजपुर टेम्पल इज सिचुएटेड इन भोजपुर नियर भोपाल। सिचुएटेड कहां है? सिचुएटेड इन भोजपुर भोपाल मध्य प्रदेश। और आपने बता दिए सिचुएशन, बता दिए कि कहां पे है ना सिचुएटेड। इट इज 20 सिचुएटेड लिखा आपने, और फिर क्या लिखा? सिचुएटेड इन भोजपुर नियर भोपाल मध्य प्रदेश। इट इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम भोपाल, ठीक है, इतना बता दिया आपने। 2 लाइन हो गई, 2 आपके 1 में आ गए। फिर अगले के लिए क्या कर सकते हैं? भोजपुर टेम्पल इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय परमार्किंग भोज। हिस्ट्री लिख के डायरेक्ट आप लिखो हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखी आपने, और उसके नीचे आप क्या लिख सकते हो? पॉइंट 1 क्या है? Bhojpur temple is believed to have been constructed by Parmarking Bhoj in 11th century. The temple could not be completed, so it lacks a dedicatory inscription. ये आपकी दूसरी लाइन हो गई। तो सब आपको समझ में आ रहा है भाई साहब
कि यहाँ पे क्या बोला गया है, इस तरीके से पॉइंटर्स बना बना के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सिंपली आपका काम यहाँ पे हो गया। देखिए सिंपली 3 है, देखिए 3 है यहाँ पे, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक वहां से निकल गया, दूसरा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और तीसरे आप सेट यहाँ से निकाल सकते हैं, टेम्पल ओरिजिनली स्टूड ऑन द बैंक्स ऑफ रिजर्वियर 825 लॉन्ग, है ना। तो ये सब आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं भैया अपने फेवरेट राइटिंग स्किल पे। 12 मार्क्स की बात है, बिल्कुल गलती नहीं करते हैं मित्रों। सबसे पहले आ जाती है आपकी स्मॉल कॉम्पोजिशन। कितना आसान है यार, स्मॉल कॉम्पोजिशन बोल लो या शॉर्ट कॉम्पोजिशन बोल लो, दो तो करने ही हैं। अब वो दो क्या होंगे वो आपको चुनने हैं, ठीक है। दो तो करने हैं, नोटिस एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर या पोस्टर नोटिस, जो समझ में आए कर लो। जनरली मैंने देखा है बच्चे पोस्टर तो कर ही लेते हैं, जिनको मैं हमेशा यही सलाह देता हूं, जो बच्चे बेचारे कुछ भी पढ़ के ना जाए, पोस्टर में गलती क्या ही कर लोगे। सिंपल है, पोस्टर में क्या है, एक फॉन्ट ऐसा बनाया, एक फॉन्ट ऐसा बनाया, एक फॉन्ट ऐसा बनाया। अब आप सोच रहे हो कि सर ये क्या है, इतना सरल है क्या? नहीं है बेटा सरल, बिल्कुल भी नहीं है सरल। पर मैं इसके लिए आपके लिए एक बहुत कमाल की स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप ये समझ पाओगे। ऑलरेडी भी अरिविहान के यूट्यूब पे आपको ऐसे ग्रामर सेक्शन में आप जाओगे तो आपको पोस्टर मेकिंग वगैरह ये सब, सॉरी राइटिंग स्किल्स में ये सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वहां पे भी ऑलरेडी बताया गया, लेकिन स्पेशली आपके 11th के हिसाब से क्या क्या टॉपिक्स हैं उन पे बेस करके भी हम वीडियो लाएंगे, तो उनको जरूर देखिएगा। लेकिन मैं बस बता रहा हूं कि पोस्टर में सिंपली आपका क्या मायने रखता है भैया, आपका टाइटल मायने रखता है ना। टाइटल, हु, मतलब कौन करवा रहा है, ये सब मायने रखता है। किसने, वो पोस्टर ड्रग्स को लेके हो सकता है, सेव अर्थ XYZ, मतलब बड़ी चीजें रहती हैं। थोड़ी बहुत ड्राइंग कर दो, ड्राइंग कर दो, है ना। 3-4 प्रकार के फॉन्ट में जनरली सिर्फ फ्रेजेस लिखे जाते हैं। फ्रेजेस यानी क्या, फुल सेंटेंस नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात। अगर ड्रग्स को बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं लिखेंगे ड्रग्स कैन किल यू सो यू शुड नॉट टेक ड्रग्स, नहीं, ड्रग्स कैन किल यू, सीधा एक फुल पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोस्टर हो जाएंगे। ऐसे ही फिर आ जाते हैं भैया एडवर्टाइजमेंट पे। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट में भी सेम है। ये तो मैंने खैर पोस्टर बता दिया, अभी आगे की स्लाइड्स में आपको ये सब चीजें भी पता चल ही जाएंगी। पर यहाँ पे पहले हम टॉपिक समझ लेते हैं जो ज्यादा आसान है। एडवर्टाइजमेंट या तो सेलिंग का आएगा, या लेट हाउस, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, सिंपली। और फिर नोटिस में अपने जनरली एनुअल फंक्शन मीटिंग का आता है, डिबेट कॉम्पिटिशन, लॉस्ट फाउंड, डांस कॉम्पिटिशन, वॉलीबॉल टीम। अब इनमें कुछ ज्यादा नहीं होता, मैं सच बता रहा हूं, इनमें कुछ भी ज्यादा नहीं होता। देखिए सिंपली आपको किस तरीके के आते हैं, जैसे नोटिस आ रहे हैं, ये आ रहा है आपको, किसका आ रहा है, notice on behalf of the president of the eco club of your school informing the students about upcoming tree plantation drive. Here simply 5W, 5W. This is to inform all who, this is to inform who, simply पता है ये सब चीजें राइटिंग स्किल में ऑलरेडी गिवन है। मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आप समझ सको कि कितना इजी है। आपको वहां से जाके पढ़ लेना है, और आपकी वन शॉट वीडियोस तो आ ही रही है, उनमें तो चुटकियों में काम होगा। दिस इज टू इन्फॉर्म हु, किनके लिए बात हो रही है, स्टूडेंट्स की, है ना। दिस इज टू इन्फॉर्म हु, है ना, दैट व्हाट, क्या प्लेस टेक कर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ द इको क्लब ऑफ ए स्कूल इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अपकमिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज टेकिंग प्लेस ऑन, व्हेन, कहां, कब ले रही है, वो आप मन से डेट डाल सकते हो, अगर नहीं दी गई है तो मन से लिख सकते हो, वेयर, ठीक है, फिर वेयर, ठीक है। ये सब ये आपके पार्ट डब्ल्यू हो गए। लास्ट में होम किसके द्वारा, और बहुत सारे ऐसे ही, बस इनके जवाब देते रहोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल। मैं बता रहा हूं कि ये सब कुछ एक टेम्पलेट पे काम करता है। क्या होता है भैया, एक शब्द है, बढ़िया से याद कर लो, टेम्पलेट, और उससे सिंपल है, अगर मेरे बच्चे समझना चाहें तो सिंपली उसको बोलेंगे कॉमन लाइंस। कॉमन लाइंस क्या है बच्चों, कॉमन लाइंस एक भैया कमाल का अस्त्र शस्त्र है। कॉमन लाइंस मतलब बेसिकली हर तरीके के नोटिस को अपन किस तरीके से अप्रोच करें, ये आपके आकाश सर ने ऑलरेडी ही आपके लिए रख छोड़ा है। ये सारा जो यहाँ पे हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो सब चीजें, ये सब ऑलरेडी गिवन है। आप वहां वीडियोस देख सकते हैं राइटिंग स्किल्स की। और मैं आपको बता रहा हूं, इट कैन बी वेरी इजी फॉर यू, बहुत आसान हो जाएगा। बस इसी तरीके से टेम्पलेट्स है ना ये, अभी आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसको ले लेते हैं, यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब, प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। अच्छा, ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी हो रही है क्या, चलिए यहाँ पे चलते हैं, कुछ क्या हो रहा है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द एनुअल स्पोर्ट्स मीट, चलिए लगाइए। दिस इज टू इन्फॉर्म all the students that
एनुअल स्पोर्ट्स मीट इज टेकिंग प्लेस, डे डालो, डेट डालो, होम डालो, किसके लिए हो रहा है, इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ये सब आपकी मतलब स्मॉल फ्रेजेस हैं जो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी पीडीएफ पीपीटीज में, जिससे आपका काम हो जाएगा भैया महासरल, तो उसमें बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भैया, एडवर्टाइजमेंट में भी सेम चीज, एडवर्टाइजमेंट में कुछ नहीं होता है, सिंपली नोटिस में भी होता है, इसमें भी बॉक्स बनाना भूलना नहीं, बॉक्स भूलना नहीं, बॉक्स भूलना नहीं। सबसे आसान तरीका बता देता हूं बॉक्स ना भूलने का, चाहे आपका नोटिस हो, चाहे आपका पोस्टर हो, चाहे आपका एडवर्टाइजमेंट हो, जब भी करने जाओ तो इतना तो बना ही दो, जब लास्ट में खत्म करोगे तो लगेगा यार ये क्यों बनाया था, अच्छा बॉक्स बनाना भूल रहा था, तो उस चक्कर में। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपली टाइटल आएगा, लॉस फाउंड, रेंट क्या है जो भी है, ठीक है, टाइटल आएगा सिंपली। और अपन को एक चीज कभी नहीं भूलनी है किसमें, हमारे जब भी हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, कि भाई साहब वहां पे आपको कॉन्टेक्ट जो अपना है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एड्रेस हो गया और नेम, ये सब, और नेम अपना कभी नहीं लिखना है, ठीक है, कभी नहीं लिखना है XYZ, और ना फोन नंबर लिखाना, ना लिख के बस 9 बार X लगा देना तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना है अगर आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से पोस्टर मेकिंग अभी समझा दिया था आपको, पोस्टर मेकिंग में कोई जरूरत नहीं है। लेटर राइटिंग में कुछ भी नहीं होता है सिवाय इसके, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, और ये आपका फॉर्मल का है। इसके अलावा इसमें भी जो आपके लिए वन शॉट वीडियो लाएंगे उसमें भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि राइटिंग स्किल मैं जैसा करवाता हूं या मैं जैसा समझा सकता हूं, मैंने अभी तक ऐसी कोई वीडियो इंटरनेट पर नहीं देखी है, मतलब मैंने पर्सनली देखी होगी, पर मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार आपने यहां से वैसे राइटिंग स्किल पढ़ लिया जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसमें कोई आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई आपका एक मार्क्स भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, तो आपके ये आते हैं, ये सब पीडीएफ में आप देख सकते हैं। जनरली आपको 100 IMP बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आपको इतने सालों में जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के हिसाब से जनरली आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड ऑफ मतलब राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस तरीके के आपको आते हैं डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए। फिर ये आते हैं आपको राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर। ठीक है, जनरली इसी तरीके। अच्छा, और अगर आपने ये लेटर यहां पे समझ लिए या सीख लिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 12th में बहुत भार कम हो जाएगा, क्योंकि 90% बच्चे लैंग्वेज की तैयारी नहीं करते हैं, हिंदी इंग्लिश की, और लास्ट में बड़े परेशान होते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बार ये आपकी बैक मेमोरी में बैठ गया ना, आपके सबकॉन्शियसली आपने इसे याद कर लिया, जब आप इसे दोबारा भी पढ़ने जाओगे अपने 12th के टाइम पे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बहुत आसानी से कर पाओगे। देखिए, आपको लेटर टू एडिटर आते हैं, जो आपको ये कंप्लेन वाले आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन एरिया, तो इस तरीके के आपको। और भैया सबसे आसान तो इनफॉर्मल लेटर, अगर इनफॉर्मल लेटर आ जाए तो इस तरीके से पढ़वा दूंगा, यकीन मानो कि कभी कोई भी इनफॉर्मल लेटर किसी, चाहे दोस्त की शादी का आ रहा हो, चाहे दोस्त के बर्थडे का आ रहा हो, कोई भी, या दोस्त ने मतलब फर्स्ट रैंक लाया हो, कजन, ब्रदर, कोई भी, आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मई 2024, तो ये हम यहां से कर लेंगे। अच्छा, सिंपल, सबसे बेहतरीन जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप एक बार यहां से पढ़ लोगे ना, हमेशा पैराग्राफ ही करोगे। देखिए, जनरली यहाँ पे तो मैं आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ जो भी आते हैं, जैसे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं, पावर ऑफ जर्नलिज्म क्या आता है, इंटरनेट आता है, वुमेन एम्पावरमेंट, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऑनलाइन एजुकेशन, कंट्रोल पॉल्यूशन, मोबाइल फोन्स। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं पैराग्राफ, है ना, और मतलब पैराग्राफ को मैं बेसिकली उस कंसीडर करता हूँ ना डिबेट वाले तरीके से, कि या तो आप पक्ष में बोलते हो जो भी चीज पूछी जा रही है। पावर ऑफ जर्नलिज्म में तो आप ऑब्वियसली पॉजिटिव ही लिखोगे और थोड़ा सा नेगेटिव भी लिखोगे, क्योंकि ये स्पीच नहीं है। तो फेवर में नहीं, ऐसा नहीं कि आप या तो फेवर में हो या तो आप साथ में हो या आप अगेंस्ट हो। ठीक है, पैराग्राफ में आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो, लेकिन अब जैसे अननेसेसरी ईवल लिखा है तो आपको इस पे ईवल वाला ही लिखना पड़ेगा। विमेन एम्पावरमेंट है तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही लिखोगे, है ना, कि इट्स अ गुड थिंग। और ऑब्वियसली पावर ऑफ जर्नलिज्म तो आप पॉजिटिव ही लिखना चाहोगे। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, यहाँ पे आप डिसएडवांटेजेस लिखोगे जंक फूड के। तो पर बावजूद इसके कि हम कुछ ऐसी कॉमन लाइंस, अगेन बोल रहा हूं कॉमन लाइंस या टेम्पलेट्स में बोलूंगा, हम ऐसी तैयार कर लेंगे कि जब भी हम एग्जाम देने जाएं तो हम कहीं फंसे ना, हमें हमेशा पता हो कि किस तरीके से अप्रोच करना है, जिससे हमारा जो भी पैराग्राफ राइटिंग है वो बढ़िया से जाए। ठीक है,
आर्टिकल में इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल में भी आपको बायलाइन लिखना होता है। आपको पता है बायलाइन क्या होता है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आर्टिकल किस में आता है, पेपर में आता है, पेपर में आता है तो वो आर्टिकल किसी ने लिखा होता है। बायलाइन में क्या होता है, उस इंसान का नाम होता है, वो नाम आपको मिलेगा, मिलेगा तभी लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखने की जरूरत है। XYZ ABC मैंने बताया कभी भी एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, नाम ना रोल नंबर, कोई ऐसी पहचान नहीं छोड़नी है जिससे पता चले आपका है, वो गलत माना जाता है। रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे होते हैं, विजिट टू हॉस्पिटल, अमेजिंग मैच, एक्सीडेंट सीन, इंटर स्कूल। अच्छा स्कूल का हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर एक्सीडेंट सीन हो तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करके लिखनी पड़ती हैं। बट डोंट वरी, लाइक आई सेड कि आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी जिनको आप पढ़ के, बस आपको ये समझने की इस तरीके के आते हैं। आप बस अभी इससे ये भी समझ सकते हो कि यार मुझे इतने टॉपिक्स पे काम करना है, कुछ टॉपिक्स मैच भी कर जाते हैं आपस में, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा देखिए, आर्टिकल राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग में काफी चीजें सिमिलर होती हैं, काफी ज्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आर्टिकल राइटिंग में सिर्फ एक चीज हो जाती है कि बाय लाइन आ जाती है, बाय लाइन जो मतलब क्योंकि पेपर वाला पार्ट है, अदरवाइज मतलब वो सेम तरीके से लिखी जाती है। पैराग्राफ में हाँ ऑब्वियसली एक पैराग्राफ रहता है कंप्लीटली, आर्टिकल्स में आप थोड़ा बट के लिख सकते हो, पैराग्राफ में कंक्लूजन भी होता है, हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, गुड इफेक्ट, सब सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जैसे यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, किस बारे में लिखना है, देयर इज अ स्टीप डिक्लाइन इन रीडिंग हैबिट्स, तो रीडिंग हैबिट्स के ऊपर लिखना है चिल्ड्रन, तो वेज टू प्रमोट रीडिंग। तो अब इसमें आप क्या लिखोगे, वेज टू प्रमोट रीडिंग, पहले इंट्रोड्यूस करोगे कि रीडिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कितना बड़ा हिस्सा रहा है हमारी एजुकेशन में, सब चीजों के। फिर आप उसके गुड इफेक्ट्स बताओगे, फिर बताओगे कि ये क्यों कम हो रहा है। तो ऐसे 3-4 तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको टॉपिक्स पता है, जैसे आपको पता है कि इंट्रो लिखना है तो आप इंट्रो करोगे इसका, है ना, फिर बताओगे इसके इफेक्ट्स बताओगे, है ना, इफेक्ट्स, वाई डिक्लाइनिंग, ठीक है, क्यों डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, हाउ टू चेंज दैट, मतलब उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जब आपके दिमाग में ऐसे आप टॉपिक बना पाओगे तो लिखना काफी आसान हो जाएगा। 5 लाइन यहाँ, 5 लाइन यहाँ, 5 लाइन यहाँ, 5 लाइन यहाँ, काम हो गया अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि अपना दिमाग कैसे उपयोग करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों, ठीक है। फिर राइट एन आर्टिकल, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, सेम चीज आप इन पे लिख सकते हो। रिपोर्ट राइटिंग कैसे, स्कूल ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, काफी आसान है, स्कूल के तौर पे लिख रहे हो आप तो बहुत ही आसान रहता है। और सिंपली देखिए, आपको अगर इस तरीके से मिल जाता है, जैसे आपको शेड्यूल लिखना है, वेन्यू लिखना है, टॉपिक लिखना है, विनर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो 4-5 टॉपिक तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में ही है, तो आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अब जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, अब रिपोर्ट लिखनी है डायरेक्ट, तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, यहाँ पे नहीं बोला गया वेन्यू, यहाँ पे आपको नहीं बोला गया वेन्यू, टाइम, है ना, टाइम, चीफ गेस्ट, ये सब चीजें आपको यहाँ पे शेयर नहीं की गई हैं। तो यही सब चीजें जब मैं आपसे शेयर करूंगा, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है जहां आपके पास ये सब टॉपिक्स ना हो, याद में ना हो, तो हम भाई साहब लिख पाएंगे, क्योंकि हमें आकाश सर सारे टॉपिक्स दे देंगे जिनका हम उपयोग करके यहाँ पे आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं भैया पैराग्राफ, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रेट थ्रेट, ठीक है, इन सब पे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। डिबेट कॉम्पिटिशन, ग्रामर पे आ जाते हैं भैया, ग्रामर में सिंपली आपके आर्टिकल आते हैं, 2-3 ही सॉल्व करूंगा, सारे टॉपिक शुरुआत में दे दिए हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि वन गोज टू यूनिवर्सिटी, तो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे ए आएगा कि एन आएगा, बताइए। बिल्कुल, कई लोगों ने बोला होगा एन आएगा, बेटा एन नहीं आएगा, यहाँ पे तो ए ही आएगा। क्यों आएगा ए, वो आपको समझाएंगे हम अपने साथ में जब हम पढ़ाएंगे ग्रामर में। अब ये यू से बन रहा है, जब आप यूनिवर्सिटी हिंदी में लिखोगे तो का से ज्ञा तक जो भी, कि ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है बाय द वे। मुझे पता है आप में से कई लोग समझते होंगे कि सर साउंड की बात है, बिल्कुल बेटा साउंड की ही बात होती है इसमें, ये साउंड हम समझते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है साउंड के लेवल पे भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो एक नया तरीका मुझे जो समझ आया वो ये था कि हिंदी में लिख के देखो शब्द को। हिंदी में यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है, और या तो भाई साहब नहीं आता ना, का से ज्ञा तक के बीच में आता है, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड का हिस्सा है, तो यहाँ पे अपना एन नहीं आएगा। अब जैसे द चेयर इज लिखा है, ठीक है, तो अब इज लिखा है ना, तो अब इसको किस तरीके से करोगे। अब बाय लिखा है तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये वाई जब आता है तो ये आंसर कैसे बदल जाता है ना। वाई कब आता है, अब लग रहा होगा किसी को इज है तो भैया ब्रेक आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टेंस जैसा नहीं, पर ये वाई क्या बना रहा है इसको, तो इसने तो पैसिव वॉइस में ला दिया ना,
तो हम वॉइस भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। जिनको अभी समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एक वीडियो में सारा टेंशन ध्वस्त हो जाएगा, सब कुछ A to Z समझ में आने लगेगा। 2 तारीख की ऐसी तैयारी होगी कि भाई साहब याद रखेंगे अपन लोग, 12th तक याद रखेंगे। बोलेंगे सर सब याद है, 12th में तो आपको याद ही नहीं करेंगे, है ना। तो माय फ्रेंड लिव्स कहाँ, इन, ऑन, एट, इनटू ए प्रपोजिशन की बात हो रही है, यहाँ पे इन आएगा। तो इसी तरीके से भाई साहब आपको जो इतने सालों से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे जो 100 IMP हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिटरेचर सेक्शन के लिए है। लेकिन यहाँ पे हम ये शेयर करना चाहते हैं कि जनरली आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशन में इन, ऑन, एट, इनटू का जो अंतर है वो पता होना कितना जरूरी है। ये पैसे वॉइस था, ये आपको क्यों नहीं पता था। और ए एंड दा के अलावा एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं नो आर्टिकल। नो आर्टिकल क्या होता है, जब आर्टिकल का प्रयोग नहीं भी होता है। तो वो सब चीजें भी हमें समझनी है और वो हम समझेंगे सर के साथ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आराम से समझेंगे। दिस इज द बॉय। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, हुज आना चाहिए, हुम आना चाहिए, सब आ जाएगा समझ में। हिंदी इज, अब देखो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए। कई बच्चों को पता है, कई बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। और एक बात है कि आपके ऑलमोस्ट PYQs हैं, अगर आपने सॉल्व करके देखा है तो हम सब समझ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हम वॉइस भी पढ़ेंगे, हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ा जाएगा भाई साहब उन सब वीडियोस में। बस हमें यहाँ पे ये समझना है कि आप अगर इन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्थान पे, आप बहुत अच्छे। यहाँ पे इनटू क्यों आ रहा है, अगर आपको ये बात पता है, विथ रीजन पता है, तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में। अगर आपको विथ रीजन नहीं पता है तो शायद आपको जरूरत है इस क्लास की। चेंज इनटू नेगेटिव आ जाता है, हर साल आ जाता है, सो दैट का प्रयोग पूछ रहे हैं, वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस अभी तक क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आता, जबकि सिंपल चार्ट बस दे के काम हो जाता है। अब ये तो खैर आपके एग्जाम में आ ही जाता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन बावजूद इसके कई लोग आज भी धोखा खा जाते हैं, जबकि सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी दिमाग में रखो तो जंबल सॉल्व हो जाता है। दिस इज द बॉय whom I love very much, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ठीक है, ये कौन सा क्लॉज है बताइए। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। इफ का प्रयोग क्यों करते हैं और अनलेस को इफ नॉट क्यों बोलते हैं बताइए। ये सब चीजें अगर आपको पूरे तरीके से पता है, आपको बेसिक्स अगर क्लियर हैं, तो आपको कोई टच नहीं कर पाएगा ग्रामर में। ठीक है, तो अब आ गए भैया हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जिसके लिए पूरा खेल रचाया गया है। वो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर, क्योंकि 44 मार्क्स की बात हो रही है। कुछ नहीं करके आओगे तो कम से कम ये तो करके आओगे ही आओगे, है ना। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपका भैया एक्सट्रैक्ट आ रहा है। एक्सट्रैक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ से MCQ आते हैं। सबसे ज्यादा कहां से आते हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी कैन ऑल बी टुगेदर, यहां से आते हैं। फिर आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से आते हैं। वैसे एक्सट्रैक्ट जनरली मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा, सीन अनसीन पैसेज दोनों करवाऊंगा, कि आपको कुछ भी आ जाए एक्सट्रैक्ट में वैसे तो आपको कभी परेशानी नहीं बनेगी। ठीक है, व्हाट आर द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद द ग्रैंड मदर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बोलूंगा, वैसे तो उतनी बार नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको लगभग सारी कहानी समझ में आ जाती है, सारी कहानी का लगभग सार समझ में आ जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भाई साहब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर्स रिलेशनशिप विद ग्रैंडमदर वैसे भी आपको पता होना चाहिए। हु डिड द ऑथर लिव विथ इन द विलेज, ये बहुत आसान सवाल, बहुत आता, बताओ। ये शॉर्ट आंसर में आता है, आपको 2 मार्क्स के लिए आ रहा है। ये क्या क्या वैल्यू है इसकी, क्या वैल्यू, 1 वर्ड आंसर है, राइट। What did the grandmother feed the village dogs, ये भी बहुत आसान आपको आता रहता है। मैं अभी ये सोचिए, ठीक है, सिंपली बता रहा हूं। आई नो कि बहुत सिंपल है, क्या है, सिंपल है, क्या है, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझिए कि ये लॉजिकली आप इनको ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये इतने सिंपल हैं तो बावजूद इसके क्यों नहीं आ रहे लोगों के मार्क्स, आपके कई बच्चे। क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को पता ही नहीं है विलेज डॉग्स वाली, क्योंकि ये कहानी के छोटे छोटे हिस्से हैं। लेकिन अगर हम उन्हें समराइज तरीके से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, समराइज्ड तरीके से जब पढ़ते हैं तो गलती क्या करते हैं, समराइज तरीके से पढ़ते हैं तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के वो हिस्से लेते हैं जो हमारे
हमारे दिमाग को लगते हैं बहुत जरूरी, लेकिन अगर आप टेक्निकली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इन्हें मिस कर देते हो और क्या कट जाते हैं आपके, फिर मार्क्स कट जाते हैं। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप? क्या था टर्निंग पॉइंट उन दोनों की फ्रेंडशिप में? टर्निंग पॉइंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत आसान आंसर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वन ऑफ दी हमारे होनबिल का, जो आपको बहुत सही से याद रखना है। When was the common link of friendship finally snapped? फाइनली कब उनके बीच की जो डोर थी वो टूट गई, आप सभी को पता है। अच्छा, सिंपल ये कहानी इस बारे में ना, विलेज लाइफ, जो उनका गांव का जीवन था, फिर सिटी लाइफ, है ना, और फिर अपना यूनिवर्सिटी लाइफ भी, क्योंकि लड़का निकल जाता है जब विदेश चला जाता है सिंपली। तो ये 3 हिस्से हैं, अगर इन 3 हिस्सों में बांट के आप इस चैप्टर को याद कर लेते हो तो भी आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। व्हाट डिड शी डू व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड? उन्होंने क्या किया, वो कैसे एयरपोर्ट तक गई, उसको खुद रिसीव करने, ये सब बातचीतें हैं। हाउ डिड द वर्ड एक्सप्रेस सरो एट हर डेथ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है 1 नंबर का, तो इसे करना बहुत जरूरी है। और इसमें बिल्कुल भी मैं चाहूंगा नहीं कि आप किसी प्रकार की कोई गलती करो, ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स पर्सनैलिटी, एक और महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सारा चैप्टर ही ग्रैंड मदर के अराउंड है, ग्रैंड मदर की पर्सनैलिटी के अराउंड है, तो हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ग्रैंड मदर्स पर्सनैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर का सार इसमें है। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आपको ऑथर का पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा, उनका जो रिलीजियस साइड था वो समझ, स्टोइक साइड क्या, जब वो एकदम से मतलब मौत वगैरह इन सब के प्रति बिल्कुल शांत हो चुकी थी, उनके मन में कोई संताप नहीं था, इन सब बातों का पूरा निचोड़ इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब भैया अपना अगला चैप्टर आ जाता है, इतना लंबा नाम है, हमेशा याद करते हैं भूल जाते हैं बट कोई बात नहीं, सीधी बात है, मैं इसको ऐसा समझता हूं कि ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है। टेक्निकल चैप्टर्स इसलिए क्योंकि इसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए हैं। जो अभी सबसे मेरे दिमाग में सबसे ऊपर आता है वो है मे डे कॉल्स, है ना। टेक्निकल वर्ड्स बहुत हैं इस चैप्टर में, मे डे कॉल्स, मे डे, है ना, स्टॉर्म जिव, ये सब यहाँ पे वर्ड यूज जो हुए हैं, अगर आपने प्रयोग किए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कॉपी में बहुत अच्छा लुक जाता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये बताता है कि आपने डिटेल में पढ़ा है चैप्टर को, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट फीट वाज रिपीटेड बाय गॉर्डन कुक आफ्टर 200 ईयर्स? क्या फीट थी? अच्छा, अगर मैं सिंपली आपसे पूछ लूं कि उनकी शिप का नाम क्या था, उनकी बोट का नाम क्या था, तो आप बता पाएंगे? मुझे यकीन है कुछ लोग की जुबान पे नाम आ भी गया होगा। तो वही है टेक्निकल डिटेल्स, कि इस चैप्टर में इतनी टेक्निकल डिटेल्स है, चाहे वो पूरा वो वाला हिस्सा हो जहां पे वो स्टॉर्म से बचने के लिए ढेर सारे जो प्रयास कर रहा है, तो उसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं। अगर आप उसको उस तरीके से याद रख के बता पाते हो तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर हु वर लैरी विजिल एंड हर्व सिगलर, ये आपको पता है, ये 2 तरीकों से पूछा जा सकता है, या तो आपको डायरेक्ट नाम दे के पूछा जा सकता है कौन थे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है टू ट्रू मेंबर, तो आपको वहां पे नाम बताने पड़ेंगे, पर इनके बारे में जितनी डिटेल हो उतना बेहतर, क्योंकि उन्हीं के अराउंड पूरा है। हाउ डिड द सेलर फिक्स द शिप ड्यूरिंग द स्टॉर्म? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा आता है, लॉन्ग आंसर है, इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आता ही आता है। अब क्या है, ये सबसे लॉन्ग आंसर में वैसे ही कम उम्मीदें हैं, क्योंकि इतने सब सवालों की जो बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स है, लेकिन ये इसमें आपने पढ़ लिया तो काफी कुछ हिस्सा आपका कवर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो क्वेश्चन वो है वो ये है, हाउ डिड जॉन एंड सू कंसोल देयर पेरेंट्स? क्योंकि जो एक इमोशनल ऑप्टिमिज्म है, इमोशनल ऑप्टिमिज्म जो दिखाया था बच्चों ने और वो सब चीजें, वो बहुत जरूरी है। ऑप्टिमिज्म यानी मतलब सकारात्मकता, सकारात्मकता की जो बात इसमें की, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज ऑप्टिमिज्म हेल्प इन डायर स्ट्रेस? इन दोनों को अगर आप मिला के भी देख लो तो सेम चीज है, क्योंकि बात ही कहानी, क्योंकि पूरी स्टॉर्म के बीच में बनाई गई है, मतलब तूफान के बीच ये कहानी हो रही है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनके साथी है ना, ऑलमोस्ट डूबने वाले हैं, ऐसी कई सिचुएशन आती है, तो आपको
ये हिस्सा समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने इतनी डायर सिचुएशन में ऑप्टिमिज्म यानी सकारात्मकता को कैसे बनाए रखा, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आ जाते हैं भैया, व्हेन डिड किंग टट डाई, अपना ये क्वेश्चन है। इसको अपन बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री बहुत सारी है, हिस्ट्री है और साथ साथ साइंस भी है। 3 पार्ट बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे। किंग टूट है उनके, किसकी बात हो रही है, उनकी आफ्टर लाइफ का भी जिक्र होता है। आफ्टर लाइफ एज इन की किस तरीके से इजिप्ट में मम्मीज को दफनाया जाता था, उनके साथ उनकी जो उनके रहन सहन की जो भी चीजें थी उनको रखा जाता था। फिर यहाँ पे एक स्टोरी का अलग हिस्सा है जहाँ पे सीटी स्कैन हो रहा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वेस हो रहे हैं, वो हिस्सा हो रहा है। और उसके अलावा तीसरा हिस्सा है जहां पे बात हो रही है उस टाइम पे डायनेस्टी में क्या कहानी थी, कैसे किंग टूट ने टेक ओवर किया, ये सारी कहानी है। तो मैं मानता हूं काफी बोरिंग लग सकता है लोगों को, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इतने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। व्हेन डिड किंग टट डाई, ये आपको पता होना चाहिए। बरियल प्लेस को क्या बोलते थे, सिंपल आंसर से ज्यादा कठिन नहीं है। व्हाई वाज किंग टट बरीड विद द गिल्डेड ट्रेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन ऑफ किंग टट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पीछे पूरी कहानी है, कैसे मतलब उनका जो मतलब बेसिकली जो उनकी मम्मी थी वो भी थोड़ी सी खराब हो गई थी, और वहां पे भी कितने सारे कैरेक्टर्स उसके पीछे हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए अलग से पूरा वीडियो होगा जिसमें हम समरी भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पूरी कहानी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाई डिड ही चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतनखातन टू तूतनखामुन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। अब देखिए इसका ये वाला हिस्सा जिन बच्चों को भी पता है उनको बहुत सारी बधाई, क्योंकि ये पूरा जो हिस्सा है वो मतलब एक रिलीजियस सब टेक्स्ट में बना हुआ है। मतलब उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे, जो पहले के राजा थे और बाद के राजा थे, उनके बीच की सारी कहानियां हैं। तो अगर आपने ये वाला आंसर कर लिया तो आपको वो कहानी अच्छे से पता चल जाएगी, है ना। और वो कहानी अगर आपको बेहतरीन तरीके से पता है तो आप आंसर दे ही दोगे, ठीक है। तो मैं मानता हूं काफी सारा हिस्टोरिकल डेटा है इसमें, लेकिन अगर ये वाला आंसर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। या फिर सिंपली सब छोड़ दो, कुछ मत पढ़ो, वो जो आपके हिस्टोरिकल सिटी स्कैन वाले पार्ट है वो तो पढ़ो, वरना सीधा अपना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, जिसमें ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार आ चुका है भैया, 2 से 3 बार अलग अलग तरीकों से पूछा जा चुका है। इसको कर लो सिंपली, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कैसे उन्होंने टेक ओवर किया, कैसे छोटी उम्र में उनकी मौत हुई, क्या क्या उनका सामान था उनके साथ, वो डायनेस्टी कैसी, सब उनके उस टाइम पे वो क्या रिलीजियस बिलीफ थे, सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब भैया अपना एलिंग प्लेनेट वाला आ गया चैप्टर। क्या है मतलब, बात हो रही है पुअर हेल्थ की, मतलब जो खराब हालत में होता है, जो अपना प्लेनेट वैसे भी है ही, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां चल रही हैं, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, पॉपुलेशन है तो लगातार बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके बाद क्या किया जाए, तो उसके अराउंड हमारा पूरा चैप्टर है। व्हाट इज द एम ऑफ द ग्रीन मूवमेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद करेंगे। अच्छा, व्हाट वाज रिटन एट द लुसाका जू, लुसाका जू, साथ में ये भी पूछा जा सकता है, पूरा ही पूछा जा सकता है कि पिंजरे के अंदर क्या था, है ना। वो नोट पे क्या लिखा था, उसके साथ ही वो क्या था, जैसे आपको पता है मिरर था, बेसिकली मिरर की बात हो रही है। तो ये सब चीजें अगर आप लिखेंगे तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, अगर आप बेटर डिफाइन करके लिखेंगे। डिफाइन द 4 प्रिंसिपल सिस्टम्स, क्या है 4 प्रिंसिपल सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 इंपॉर्टेंट जो आपके हिस्से हैं बायोस्फीयर, इन सब के सारा कुछ आपको समरी में इस तरीके से दे दिया जाएगा कि आपके आंसर्स बस तैयार नहीं होंगे, साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको और कुछ दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्हाई इज अर्थ कॉल्ड एन एलिंग प्लैनेट, अभी बताया। उसमें आप मन से तो आंसर लिख सकते हैं, लोग लिख देंगे पॉल्यूशन लिख देंगे, है ना, पॉल्यूशन है, सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग है, बिल्कुल सही बात है। पर जो एग्जाम में जो मार्क्स मिलने हैं वो आपको इससे नहीं मिलने हैं, आपको मार्क्स मिलने हैं आपके चैप्टर में जो आंसर है, जो वहां पे चेक करने के लिए बैठा है उसको वो आंसर चाहिए। जैसे ओवर पॉपुलेशन का जिक्र है, उन सब बारे में आपको लिखना पड़ेगा। हु वाज प्रोफेसर गाय तोंडे एंड व्हाट डिड ही टीच। अब यहाँ पे क्या है, पैरेलल रियलिटीज, इन सब की बात हो रही है। पैरेलल रियलिटीज क्या होती है, जैसे आप मार्वल मूवीज देखते हो तो उसी तरीके की कहानी है कुछ, मतलब मतलब जैसे अपनी साइंस फिक्शन होती है ना बेसिकली, तो उनमें जिस तरीके से साइंस को जोड़ तोड़ के दिखाया जाता है, टाइम ट्रैवलिंग ये सब, तो वैसा नहीं, बट हाँ प्रोफेसर गायतोंडे की कहानी वैसी है। तो यहाँ पे जो अपना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है वो हु वाज प्रोफेसर गायतोंडे एंड व्हाट डिड ही टीच। मुझे काफी बच्चों ने बोला कि यार सर ये कहानियां काफी
थोड़ी 11th की जो कहानी है वो काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ बच्चों, बिल्कुल है, कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि या तो आपको अच्छे से पढ़ाई नहीं गई, आप पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया। तो जैसे क्वांटम थ्योरी, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन मार्वल और जो आप ये सुपर हीरो मूवीज देखते हो, इन सब में इन सब कैटास्ट्रोफिक थ्योरी हो गया या क्वांटम थ्योरी हो गया, इन सब का जिक्र है। कैसे मतलब कि अगर कोई चीज ऐसी भूतकाल में ना हुई होती, कैटास्ट्रोफिक ट्रॉफी, तो अभी चीजें किस तरीके से होती, इन सब थ्योरीज की हम बात करेंगे और इन्हें अच्छे समझेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, इस पीडीएफ को देख के आप अपना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये सालों का डेटा बता रहा है कि क्वेश्चन तो वही ऐसी से आएंगे, बस अपन को करनी है मत तैयारी, ठीक है। हाउ वॉज द बैटल ऑफ पानीपत डिफरेंट इन हिज एक्सपीरियंस। अब जैसे भैया अपना सिल्क रोड का आ गया, डिफाइन कोरा क्या होता है, ये अपना इंपॉर्टेंट है। टिबेटन मस्त पॉपुलर इन चाइना, इनके बारे में बात हो गई है। हु वाज नरुबु एंड व्हाई वाज ही गुड कंपेनियन, व्हाई वाज द, मतलब सिंपली ऐसा है कि ये 3-4 मतलब ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन क्या है एग्जाम में कुछ भी आना है। और ज्यादातर ये बात जाहिर सी बात है, 11th का सिलेबस काफी बड़ा होता है, 12 से भी बड़ा होता है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे यहाँ पे शेयर कर दिए गए हैं और आपको इनकी तैयारी ऐसे ही करना है। चलो भैया, अब आ गए अपनी पोएट्री वाले सेक्शन पे। उतना ही समय यहाँ पे देने वाले हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट यहाँ से भी आता है, फोटोग्राफ और आपका था चाइल्डहुड देखा गया सबसे ज्यादा आता है, लेकिन बावजूद इसके आपको सब ही पढ़ना है। और स्पेशली एक बात बताऊं, जो आपका स्पेशली ये वाला सेक्शन आता है एक्सट्रैक्ट वाला, फ्री के मार्क्स होते हैं, तो इसमें ये आप रिलाई नहीं कर सकते इससे आएगा इससे आएगा, नहीं, पूरा पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे जब सर पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्या समझ लेते हैं, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू, फोटोग्राफ वाले चैप्टर की कहानी है। सिंपली बहुत आसान आसान क्वेश्चन आंसर है। What has not changed over the years? Simply, who are the people in the photograph? Describe the 3 stages of time. 3 stages of time basically इस तरीके से दी गए हैं, आप 3 तरीके से वैसे भी डिवाइड कर सकते हो। सिंपली ये क्या है, जब जो हमारे पोएट है उसकी मदर का बचपन दिखाया गया है ना, बचपन, मदर का बचपन बोल सकते हैं अपन उसको, 3 टाइम जो दिखाया गया है बचपन है। फिर उन्हीं का क्या है, उन्हीं का मिडिल एज की कहानी है, जब वो सब देख के उसको कहानी बता रही है कि ये कब की बात है, कैसे क्या हम क्या घूमे, सब चीजें। और फिर है भाई साहब हमारे पोएट का पेन, क्योंकि मदर की डेथ हो चुकी है, डेथ ऑफ मदर। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो समझने की आवश्यकता वो ये है कि ये 3 पार्ट अगर आपने क्लियर कर लिए, समझ लिए, तो पोएम आपके हाथ पे आ गई, ठीक है। फिर व्हाई डज द ट्री टर्न येलो इन सितंबर, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका लेवेनम टॉप, इसको ध्यान में कुछ नहीं है, सिंपली इसकी कहानी कैसी है, इसमें किसकी कहानी थी, इसमें ट्रांजिएंट की कहानी थी, चीजें बदल लेगी। जैसे पोएट जो था, पोएट ने पहले अपनी माँ का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा, वो बातचीत की, और फिर आज वो उन्हें मिस कर रहा है, और जब उस फोटो में देख रहा है तो वो एक छोटी सी बच्ची है ना। तो वो सब चीजें, उन सब इमोशंस की कहानी है। लेवेनम टॉप किसकी कहानी है, कि कैसे पेड़ और क्या कहते हैं, जो हमारे पंछी हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे उनका साथ आना संगीत लाता है जीवन में, क्या क्या बातचीत है, उस बारे में हमारी ये कहानी है, ठीक है। फिर विच वर्ड विच इज द ट्री, सिंपल वन वर्ड आंसर, व्हाई इज द इंजन इमेजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। ये आपका है मेगा आईएमपी, इसको आसानी से समझेंगे, ठीक है। मेगा आईएमपी है, व्हाई इज द इंजन इमेजरी वोक्ड बाय द पोएम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम। अच्छा, ये एक कमाल की बात है जो मैं आप सभी को यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देना चाहता हूं। पोएम जब भी करो, फर्स्ट चीज जो आप करो, फर्स्ट चीज जो आप करो वो होनी चाहिए समरी। पोएम पढ़ लो एक बार, जरूर पोएम पढ़ो। इनफैक्ट मैं बताता हूं, जब समरी पढ़ने बैठो ना, समरी पढ़ने बैठो, समरी वैसे भी गिवन है आपके गाइड्स में है, हमें यहाँ पे देते हैं, तो आप क्या करो, सिंपली पोएम रख के बैठो, ठीक है। पोएम रख के बैठो, बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। इतना हो गया, मेन चीज हो गई। अब आ जाते हैं अगली चीज जो मेगा इंपॉर्टेंट है भैया, वो है सेंट्रल आइडिया। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सब कुछ
महा आसान हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा भाई। ये जिन बच्चों ने ये अपना लिया उनका काम सबसे आसान हो जाएगा। पोएट्री में उनको कोई टच नहीं कर पाएगा। कुछ भी नहीं पढ़ के जाओ, अगर बस सिचुएशन आ जाए, बिल्कुल समझ लीजिए घर में लाइट नहीं है, कोई परेशानी हो गई, कोई दोस्त के यहाँ जरूरी जाना पड़ गया, घर में कोई प्रोग्राम है, कुछ भी, बाय द वे मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इस वक्त कोई प्रोग्राम ज्वाइन करो, लेकिन बहुत ही अगर डायर सिचुएशन में कहीं फंस गए हो, सिंपली पोयम की जब बात आए, पोयम को तो ऐसे कंट्रोल करना कि पहले समरी कर लेना, फिर सेंट्रल आइडिया कर लेना। मैं बता रहा हूं आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। आधे से ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूं 80% काम हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो लिख ही आओगे, और ये होता है हर पोयम पे लागू, हर पोयम पे लागू भाई, हर एक पोयम पे ये बात लागू होती है, ठीक है। There are two voices in the poem, ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं है इनको समझने की। What makes earth beautiful, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। Compare the poem cycle with this scientific water cycle, ठीक है, अपने रेन, वॉइस ऑफ रेन की कहानी है। कितना सरल क्वेश्चन है, बताओ, आपको अपनी वाटर साइकिल समझानी है, वो भी पोयम के साथ, और वो उसी तरीके से बताई गई है जो उसने कहानी बताई, उसने पोएटिक ढंग से बताई। और ये चीजें तो बचपन में ईवीएस में पढ़ते थे बच्चे, मुझे पता है, तो कोई जरूरत नहीं है बताने की। फिर भैया व्हाट डज द पोएट्री रियलाइज, अपने चाइल्डहुड वाला चैप्टर आ गया। सिंपली इस चैप्टर में देखा 3 चीजों पर बहुत बात की गई है। रेशनलिज्म है ना, रेशनलिज्म पे बात की गई है, ठीक है। रेशनलिज्म में नहीं मतलब भाई साहब सोच परख के विवेकवान चीजों की बात हो रही है। फिर क्या, हिपोक्रेसी की बात होती है ना, हिपोक्रेसी की बात होती है। हिपोक्रेसी यानी मतलब जो लोग होते हैं ना, जो सामने कुछ और बताते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, मतलब इस तरीके से एडल्ट लाइफ में लोगों में किस तरीके की क्या क्या चेंज आते हैं, उन सारी की चीजों की बात हुई है। When did he realize hell and heaven are not in geography, ये सब भी कहानियां आपको मैं बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी चीज जो आप कर सकते हो अपने साथ, वो ये है कि बढ़िया से आप पोयम का समरी और सेंट्रल आइडिया याद कर लो। मैं इसलिए बता रहा हूं, वो तो एनी विच वेज कर लो, क्योंकि फिर सारे क्वेश्चन आंसर, इनफैक्ट आप पोएम रख के बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितना आसान होता है। पता है पोएम में कुछ अलग नहीं होता, सिंपली एक वर्ड लिखा रहता है और उसको ही डिफाइन कर देते हैं लोग। डिफाइन क्यों कर देते हैं, क्योंकि अब उसे बस पोएटिकली देखना है। सिंपली अगर ब्यूटीफुल लिखा है, दैट फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो फिर फ्लावर ही डिफाइन हो रहा है। जो समझ आ रहा है उसको तो डिफाइन कर ही सकते हैं। और उसी तरीके से जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना संदर्भ व्याख्या, वही है, बस कुछ अंतर नहीं है। वेयर हैज द चाइल्डहुड गॉन, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। व्हाई डू दे लिव लाइक स्ट्रेंजर, ये आपका कहानी है फादर टू सन का, है ना, फादर टू सन। ये आपको खुद क्वेश्चन पहचानने की क्षमता खुद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा एग्जाम में अक्सर लिखे तो मिल जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको खुद इतनी समझ होनी चाहिए। इतनी बार हमने पढ़ लिया है कि ये कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, कुछ भी लिख के हमको समझ आ जाएंगे। इन दिस एक्सपीरियंस पर्सनल और यूनिवर्सल, ये एंड हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट, फादर की हेल्पलेसनेस को कैसे पोयम में बतलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग हर साल आ रहा है। अब आगे भाई साहब स्नैपशॉट के क्वेश्चन आते हैं। सिंपली वेयर वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गोलियन ट्राइब, ये सिंपली बहुत आसान, मैंने बोले वन वर्ड क्वेश्चंस काफी ऐसे हैं, मतलब बट उनको अगर आप थोड़ा बहुत डिफाइन कर दोगे तो बेटर लगता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। What according to Aram was his first longing, ये सिंपली ये भी सारे क्वेश्चन आंसर। Why did the boys return the white horse to its owner, ये सब कहानियां सिंपली। इसमें ट्राइबल्स की बहुत बात हुई है, ट्राइब मतलब ट्राइबल ऑनेस्टी बोल सकते हैं हम इसको, ट्राइबल ऑनेस्टी, इसकी बहुत चर्चा हुई है हमारी इस स्टोरी में, है ना, द सम ऑफ व्हाइट हॉर्स। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर आपको थीम पता है तो 90% आंसर वैसे ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कब तक याद रखोगे। समरी में मैं सिर्फ आपसे वही चीजें शेयर करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट मेक्स दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग, ये भी बढ़िया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स। भाइयों याद रखना, कैरेक्टर स्केच से 90% काम हो जाता है। जो काम सेंट्रल आइडिया करता है ना पोएम में, वो यहाँ पे कर देता है हमारा कैरेक्टर स्केच। अगर आपको कैरेक्टर स्केच याद है किसी भी कहानी में, तो आपको आधी कहानी तो वहीं पे आपकी डन हो गई, ठीक है। तो कैरेक्टर स्केच आपको नहीं भूलने हैं आराम मुराद और अंकल खुशरोब के, ठीक है। किनके, आराम मुराद और अंकल खुशरोब के। व्हाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिस्टर डॉर्लिंग, क्यों आई थी भाई साहब, वो किसी चीजों के पीछे आई थी, ऐसी घूमते घामते आई थी। सिंपल है कहानी, कोई बड़ी कहानी नहीं है। हाउ डिड मिसेस डॉर्लिंग ट्रीट द ऑथर ड्यूरिंग हर विजिट, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्सा है, ठीक है। व्हाट हार्डशिप डिड द गर्ल अंडरगो ड्यूरिंग प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स,
अब ये सिंपली क्यों जरूरी है, क्योंकि प्री वॉर वाली कहानी अलग है और पोस्ट वॉर वाली कहानी अलग है। जब वो जाती है मिस्टर डॉर्लिंग के, तो उसे समझ आता है ना कि ये चीजों से अब मेरा वो नाता नहीं है और ये चीजें मुझे बुरे वक्त की ही याद दिला रही हैं इस तरीके से, और अब हमें इंग्लिश में लिखना है क्योंकि आंसर बना रहा है। तो ये सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्री वॉर और पोस्ट वॉर की बहुत बात है, ठीक है, बहुत चीज है, अंडरटोन इसका काफी ज्यादा है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर The address is a story of human predicament that follows war. Exactly. War, war, war. आपको 90% तो हिस्सा यहाँ पे वॉर पे ही है। कहानी वॉर के बारे में, तो हमें ज्यादातर जो चीजें यहाँ पे मिस आउट नहीं करनी है वो ये है कि वॉर का जिक्र पोस्ट और प्री, जैसा बोला गया ना कि वॉर के पहले की क्या स्थिति थी और बाद में क्या हुआ, मतलब जो हमारे कैरेक्टर्स को लेके है उनको हमें मिस आउट नहीं करना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन भाई साहब हमारे सेम चैप्टर मिस्टर डॉर्लिंग वाले से, कि इसको भी एक्सप्लेन करना अक्सर पूछा जा रहा है भैया क्वेश्चन आंसर में, ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग लाइन कई बार आपकी पोएट्रीज में होती है लेकिन जब प्रोज में आ जाए तो भी वह उतनी ही मायने रखती हैं, तो इन पर मिस आउट नहीं करना है, इन्हें भी बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि अब इनके पीछे लॉन्ग आंसर्स भी बन जाते हैं, कई बार शॉर्ट आंसर्स भी बन जाते हैं। व्हाट एडवाइस डिड मिसेस फिजरल गिव टू एनी पियर्सन? क्या एडवाइस दी थी एनी पियर्सन को? मदर्स डे पे आ गए, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल कहानी है, अगर इसमें से आ जाए तो इसी से करना पूरा सॉल्व। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज डोरिस, हाउ डिड शी ट्रबल हर मदर? ये मदर्स डे की कहानी, सारा हमारी मम्मियों को जैसे हम परेशान करते हैं बस अराउंड वही है, वही चीजें, बस कैरेक्टर्स बदल गए हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कैरेक्टर अपना नाम मत लिखाना क्योंकि अपनी मम्मी को आप भी परेशान कर रहे हो। What reason did Mrs. Pearson give Cyril for not making tea? है ना? तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं, ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। फिर जैसे यहाँ पे आ गया हाउ डिड एंड्रू मेंशन सेव द लाइफ ऑफ सूजन मॉर्गन एंड हर बेबी, है ना, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है क्योंकि क्या है यहाँ पे पूरा आप पूरा प्रोसेस लिख सकते हो जो कहानी का पूरा हिस्सा है कि कैसे सारी चीजें हुई, मतलब बर्थ का जो पूरा मतलब वो पूरा सीन है जिसके बाद वो सब कुछ मतलब लाइक बच्चे का आना, उसे लगना कि ये नहीं है जिंदा, और सारा कुछ कहानी आप वैसे डाल सकते हो, ठीक है, उसको वैसे ही ऐड करना है। तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और 100 IMP क्यों है? क्योंकि अभी से जो अगर आपने प्रोसेस बना ली भैया, अपनी एक आदत बना ली, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 12th जो आपका मेन गोल है, जो आपका मेन एजेंडा है, मैं आपको बता रहा हूं वो इतना आसान हो जाएगा। व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ जो मॉर्गन्स हाउस हो गया, या व्हाई वाज जो मॉर्गन वेटिंग फॉर द डॉक्टर, बहुत इनफैक्ट बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन आंसर। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, आप अगर 12th में देखोगे तो आपसे बहुत टेढ़े टेढ़े तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपका सिलेबस जबकि ज्यादा है, पढ़ आप कठिन रहे हो, है सरल सवाल जवाब, लेकिन आगे ऐसा होगा कि शायद आप पढ़ोगे सरल और करना पड़ेगा कठिन। तो अभी से क्यों ना वैसा तैयारी किया जाए ना। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, ये भी कमाल का क्वेश्चन। व्हाट इंप्रेशंस ऑफ शाहिद अली डू यू गैदर फ्रॉम द पीस, जो पूरा हमने पार्ट पढ़ा उससे आपने क्या सीखा शाहिद अली के वाले। व्हाट इंप्रेशन वुड यू फॉर्म ऑफ अ स्टेट वेयर द किंग वाज जस्ट एंड प्लेसिड? अच्छा, ये वाली कहानी द टेल ऑफ मेलिन सिटी जो हमारा बेसिकली है। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी हिंदी में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अब बस अंग्रेजी में आ गई है। नरेट द टेल ऑफ मेलिन सिटी, ये सबसे कमाल का जो आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कहानी है, अगर नरेट करने के लिए आ जाए तो वैसे ही डाल देना, थोड़ा लंबा होगा, लॉन्ग आंसर्स के लिए वैसे भी आपको शब्द हमेशा कम ही पड़ जाते हैं, तो अगर स्टोरी लिखने मिल रही है अपने शब्दों में तो लिखने का। हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन्ड इन अ स्टेट, है ना, आपके अनुसार पीस और लिबर्टी कैसे मेंटेन की जा सकती है किसी स्टेट में, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, और ये सिंपली मेलिन सिटी का जो पूरा आप कंक्लूजन निकालते हो उससे रिलेशन है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बस इसमें जो कुछ भी दिया है बस वो क्वेश्चन आंसर्स आपको याद कर लेने, पढ़ लेने, आपका काम हो जाएगा। और अभी आपकी तैयारी से ज्यादा जरूरी है कि आपका अप्रोच कैसा है। क्वेश्चन आंसर्स हमने आपको इसलिए दी थी क्योंकि ये आसान है, बस अब हमको ये देखना है कि अगर आपके पास सही टूल्स हैं, सही हथियार हैं, तो भी क्या आप अपने युद्ध में कोई कमी लाते हो? क्योंकि देखो अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं होता तो मान लेते कि ठीक है बढ़िया से यार दोस्त, अब तुमने अपने मन से बहुत दिमाग लगाया, लेकिन जब आपको सारी जानकारी अवेलेबल है और उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भैया बड़ी कठिन है डगर पनघट की, क्योंकि अभी तो 12th की ओर भी जाना है। तो यहां से बढ़िया तैयारी कीजिए, बढ़िया एग्जाम निकालिए,
और फिर भाई साहब अरिवान के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि 12th में भी हमें ऐसी ही मेहनत करनी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिसने यहां से पढ़ लिया और ये सब समझ लिया, उसे इंग्लिश में कभी कोई परेशानी जा ही नहीं सकती। तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आपके लिए ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाऊंगा जिनमें वन शॉट हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। ये पीडीएफ ध्यान से रखना, क्योंकि ये आपको सॉल्व करनी पड़ेगी हर एक वीडियो के बाद, हर एक सेक्शन। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।